तो भाई जहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपना मेन कैरेक्टर अपने आंट से मिलता है और उसके बाद हम कंटिन्यू करने जाते हैं। तो अब नए चैप्टर से शुरू करते हैं। मैरियन मानती है कि एक 2 स्टार वॉरियर की स्ट्रेंथ पर मेलॉन को चैलेंज करना घमंड है। वो मैच कैंसिल करने की भी बात करती है, लेकिन हमारा लड़का हार मानने वाला नहीं। वो ग्रेनेड पर अपने कंट्रोल का खुलासा करता है, जिससे वो शॉक हो जाती है। मैरियन को यकीन नहीं होता कि वो इतना ट्रबल मेकर है और अपने भाई को भी डांटती है कि उसने अपने बेटे के बारे में गलत बातें कही थीं। आखिर क्रिस अपकमिंग मैच में होली स्वॉर्ड यूज करने वाला था। वो उसे चिढ़ाता है, पूछते हुए कि क्या उसे ऐसा वेपन यूज करने की इजाजत नहीं, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ जीतना है। मैरियन कहती है कि एल्ला क्लैन हेड भी ग्लेनेड को जीत नहीं पाए थे, तो एक लड़का इसका यूज करके बस अपना डूम बुला रहा है। लेकिन क्रिस उसके ईगो से खेलने के मूड में है और पूरी तरह ब्लेड अनशीथ कर देता है, दिखाते हुए कि वो उसके कंट्रोल में है। पहले मेरियन को लगता है ये ट्रिक है या फेक है, लेकिन जैसे ही वो ब्लेड पकड़ती है उसका हाथ जल जाता है और वो उसे छोड़ देती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्रिस उसे ऐसे कैजुअली उठा रहा है। वो असली कारण नहीं बताता, लेकिन कहता है कि वो जीनियस है, इसलिए इम्पॉसिबल कर सकता है। उसकी कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन उसके पिता को इम्प्रेस करती है। तभी मेलॉन भी बातचीत में शामिल हो जाती है। वो इम्प्रेस है कि उसने ब्लेड टेम किया, लेकिन कहती है कि बैटल का रिजल्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन होगा। बैटल शुरू होती है मेलॉन के हेवी स्विंग से, और हमारा लड़का डिफेंस पर चला जाता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बिना रिस्ट्रिक्शन के बिल्कुल अलग लेवल पर है। ब्लेड्स टकराते हैं और क्रिस का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाता है। ग्रेनेड होली स्वॉर्ड होने की वजह से मेलॉन की डार्क पावर को असर करता है। वो मेलॉन को पीछे धकेल रहा है, जिससे काउंट खजार हैरान है। मैरियन समझाती है कि क्रिस हर सेकंड डेमन एनर्जी एडजस्ट कर रहा है ताकि होली स्वॉर्ड का बैकलैश ना झेले। थोड़ा पीछे हटकर मेलॉन पूछती है कि क्या वो उसकी मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहा था। क्रिस मुस्कुराकर कहता है कि उसकी नजर तेज है। वो जानता है कि हर अटैक के लिए एक इनिशियल स्टांस है, जैसे डाउनवर्ड स्ट्राइक के लिए हाथ उठाना पड़ता है और शोल्डर मूवमेंट दे देते हैं। ये डिटेल प्रोफेशनल हो या बिगिनर नहीं बदलती। मेलॉन अब पूरी ताकत लगाने का फैसला करती है और बाइंडिंग स्पेल से उसे पकड़ लेती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ स्वॉर्ड फाइटर नहीं, एक मैच भी है, लेकिन क्रिस प्यूरिफिकेशन आर्टिफैक्ट से उसे आसानी से डिस्पेल कर देता है। भाई को अपने पिता के आर्टिफैक्ट के लिए थैंक करना चाहिए, भले ही काउंट को याद नहीं कि उन्होंने दिया। क्रिस हंसकर कहता है कि वो अच्छा चोर है। साथ ही वो मानता है कि इक्विपमेंट भी स्किल का हिस्सा है। ये कहते हुए वो एक स्फीयर फेंकता है जो हवा में फटता है। मेलॉन डिस्टर्ब होती है, तभी असली ऑब सामने से आता है और जोरदार एक्सप्लोजन ने उसे लपेट लेता है। लेकिन वो जानता है कि सिर्फ इतना उसके ओपोनेंट को हराने के लिए काफी नहीं है। मेलॉन की ब्लेड आग को चीरते हुए आगे बढ़ती है और सीधे क्रिस तक पहुंच जाती है, जो न सिर्फ उस अटैक को ब्लॉक करता है बल्कि मुस्कुराते हुए उसका वेपन चकनाचूर कर देता है। जितना ये फाइट आगे बढ़ती है, उतना ही वो काउंट खजार को इम्प्रेस करता जा रहा है। और के धमाके के बाद कि ऑफ द मैच से मेलॉन बाहर निकलती है और मैनियाकली रिवील करती है कि उसे तो ये सब बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। लड़की सच में थोड़ी पागल मोड में जा चुकी है और वो क्यूरियस है कि उसका अगला अटैक वो कैसे डील करेगा। यहाँ तक कि मैरियन भी उसे उस हालत में लाश करते देखने से डर रही है। लेकिन क्रिस इस मोमेंट का पूरा फायदा उठाता है, उसके अटैक को स्लिप होने देता है और उसी पल उसकी ब्लेड उसकी गर्दन पर टिका देता है। बैटल जीत ली गई है। मेलॉन के सरप्राइज के साथ मैरियन की डिसअपॉइंटमेंट और खजाल की अमेजमेंट के बीच सो लूजर बनने के बजाय मेलॉन बस हंस पड़ती है। उसे समझ आता है कि उसने ये सब सिर्फ एक पॉइंट साबित करने के लिए किया था और अब वो अपने प्रपोजल के बदले का रिवॉर्ड चाहता है। हालांकि अगर वो उसे सर्व नहीं करना चाहती तो उसकी इच्छा का सम्मान भी करेगा। मेलॉन पूछती है कि अगर वो उसके साथ रहे तो क्या उसे और भी एक्साइटिंग ड्यूज मिलेंगे। क्रिस प्रॉमिस करता है कि उन्हें ढेरों बैटल्स मिलेंगी और ऑफिशियली उसे अपनी एलाई बना लेता है। फाइट के बाद हमें मैरियन का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जिसने उसकी डार्क एनर्जी पर उसकी मेटिकुलस कंट्रोल को भूला नहीं है। उसे साफ याद है कि उसके मास्टर ग्रेनेड को कुछ पनों से ज्यादा झेल नहीं पाए थे। पुलिस वर्ड को कंट्रोल करने के लिए किसी को लगातार डार्क मैजिक की वेव्स बदलनी पड़ती है उसके रिजेक्शन इफेक्ट को बाईपास करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस या रियल कॉम्बैट में ये करना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि प्लान हेड ने भी सोचा था कि शायद गेहना का डेमन या कोई डेमोनिक ड्रैगन ही ऐसा कर सकता है। इस केस में वो इंसान क्रिस है। उसकी फाइट देखकर मैरियन सोचती है कि शायद उसके पिता की इच्छा सच हो सकती है। अगले सीन में हम एक डरावने और शेफ को स्ट्रॉबेरी केक बनाते देखते हैं, बिल्कुल क्रिस की आंखों के सामने। उसकी स्किल्स कोई मजाक नहीं है और शेफ क्यूरियस है कि आज यंग मास्टर यहाँ कैसे आ गया। असल में क्रिस कुछ कुकीज बनाना चाहता है ताकि वो किसी को दे सके। उसकी अजीब सी फ्रीकी मेड जलने लगती है कि कहीं वो गर्लफ्रेंड तो नहीं ढूंढ रहा, और भले ही शेफ ऑफर करता है कि वो कुकीज बना देगा, इस बार वो खुद प्रोसेस हैंडल करना चाहता है। इतना बोलते बोलते भाई के ऊपर स्ट्रॉबेरी मसल का छपाका पड़ जाता है। ऑक्स स्ट्रॉबेरी को इस कदर कूट रहे हैं कि क्रिस सोचने लगता है ये सच में खून तो नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्रिस अपनी ग्लेड आंट मैरियन को विदा करने आता है। उसे पता था कि वो जाने वाली है और वो गुड बाय कहना चाहता था, एक जेस्चर जिसे वो सराहती है। और उससे भी बढ़कर वो उसे एक गिफ्ट लैब प्रेजेंट देता है। वो डिलिशियस कुकीज हैं जो उसने प्यार से बनाई है, जिससे वो खुश हो जाती है। मैरियन गिफ्ट एंजॉय करती है और काउंट खजार को अचानक समझ आता है कि उसके बेटे ने उससे उसका फेवरेट स्नैक क्यों पूछा था।
निकला कि वो छोटे छोटे डिटेल्स से मास्टर मैनिपुलेटर है। मैरियन और भी शॉक हो जाती है ये सुनकर कि बच्चे ने खुद उसके लिए बेक किया है। जैसे ही वो एक बाइट लेती है वो टेस्ट से तुरंत सून हो जाती है। क्रिस बस यही शब्द सुनना चाहता था, अच्छा लगा सुनकर। बेशक उसकी अर्नड व्यू से बदले में गिफ्ट देना चाहती है और कहती है कि वो कुछ भी मांग सकता है। क्रिस अपनी टैक्टिक और गहरी करता है और रिक्वेस्ट करता है कि अब से वो उसकी सच्ची आन बने, भले ही वो पहले से ब्लड रिलेटेड है। मैरियन सोचती है कि क्या उसके शब्दों के पीछे कोई गहरा मतलब है और उसे याद आता है कि वो डार्क राइट रिचुअल में भाग लेने वाला है। उसे समझ आता है कि वो अपकमिंग सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में उसका सपोर्ट चाहता है। दुर्भाग्य से वो ऐसा फेवर नहीं दे सकती। मेन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिजल्ट में अनबाइस्ड रहना होता है, यही उनका एकमात्र नियम है। क्रिस कहता है कि वो असल में ऐसा कुछ नहीं चाहता था, उसे बस अपनी आंट के साथ क्लोजर रिलेशनशिप चाहिए। मैरियन को यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के शब्दों के पीछे कोई ओर्डिनियत नहीं है। वो ऑस्कर लेवल एक्टिंग करता है अपने प्यारे चेहरे के साथ, उससे मदद करने की गुजारिश करते हुए। मैरियन को उसकी फॉरवर्डनेस पसंद आती है और ये जानकर कि उसने उसके लिए डिलीशियस कुकीज बेक की वो उससे लगाव महसूस करने लगती है। वो अगली विजिट पर और कुकीज मांगती है और उनका रिश्ता ऐसे ब्लॉसम होता देख काउंट हजार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्रिस तो सच में जी जान से लगा है, यहाँ तक कि मजाक में कहता है कि अगर वो जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करेगी तो वो टेस्ट बिगाड़ देगा। मैरियन मुस्कुराती है और आखिरकार उसे ब्लैक शैडो नाइट्स ज्वाइन करने का मौका देती है। वो उसकी स्किल्स को पहले ही मिलान के खिलाफ देख चुकी है और उसके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, अलर्ट लैंड हेड से भी ज़्यादा। लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर लाने से पहले उसके राइवल्स उसे बहुत ट्रबल देंगे। मैरियन उस डार्क फ्यूचर को लेकर चिंतित है, जबकि क्रिस कहता है कि अगर रास्ते के ऑब्स्टिकल्स जीत पाए तो मरना भी उसे मंजूर है। उसके इन्विटेशन के बावजूद क्रिस अपने विक्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंट है और कहता है कि वो जीतेगा। उसकी ये कॉन्फिडेंस मैरियन को थोड़ा डेंजरस लगती है, लेकिन वो जानती है कि वो एक्सेप्शन है, इसलिए वो उसे रोकती नहीं। मैरियन घोड़े पर चढ़ती है और आखिरी सलाह देती है, पहले यंग लेडी से सावधान रहना। जूलियाना सब में सबसे जेंटल लगती है, लेकिन मैरियन उसे एशिड से भी बड़ा खतरा मानती है और कहती है कि वो जल्द समझ जाएगा क्यों। क्रिस उसकी सलाह की कदर करता है और विदा लेता है। सीन खत्म होता है मैरियन के अपने भतीजे के प्रति पॉजिटिव नजरिए के साथ। अपने कमरे में क्रिस गहरी सोच में डूबा है। मैरियन और उसके पिता दोनों कॉम्पिटेंट 6 स्टार वॉरियर्स हैं, लेकिन उसने ग्रेट वॉल में उनके रोल के बारे में ज्यादा नहीं सुना। मैजिक एम्पायर के पास 0 कॉम्पिटेंस थे और उसे लगता है कि वो फोर्सेस ऑफ लाइट को अच्छी टक्कर दे सकते थे, लेकिन वो अपने अतीत की रिपीट नहीं चाहता। अभी उसके अंदर सिर्फ और स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा है। अगले सीन में उसके पिता उसे बात करने बुलाते हैं और उसके शौक के लिए उन्हें यकीन नहीं होता कि क्रिस पहले ही 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। बच्चा 1 महीने में उस लेवल तक पहुंच गया। क्रिस कैजुअल एक्ट करता है, कहता है कि वो अलग बना है। फिर असली मुद्दे पर आते हुए वो पूछता है क्या बात है। काउंट खजार बताते हैं कि मेन हाउस ने संपर्क किया है और उन्होंने थॉन और क्रिस दोनों की सीक्रेट डार्क रिचुअल में पार्टिसिपेशन की बात रखी। दुर्भाग्य से सिर्फ थॉन को अप्रूव किया गया और कारण है क्रिस की खराब रेपुटेशन, फैमिली की वेल्थ बर्बाद करना और तरह तरह की घिनौने काम करना। ये इल्जाम या कह सीधे फैक्ट्स हमारे लड़के पर माइक टायसन के अपरकट की तरह लगते हैं। वो जमीन पर गिरता है, लगभग मौत के कगार पर। तभी उसके पिता अजीब तरह से उसका सपोर्ट करते हैं। क्रिस उठता है और पूछता है क्या लैंगडम इस फैसले के पीछे था, लेकिन पता चलता है कि किसी और का हाथ है। दोनों समझ जाते हैं ये लोइन दे बैरन का काम है। लोइन मेन हाउस का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और सेरेमनी का मुख्य चेहरा। अब जानते हैं कि होरी डार्क सेरेमनी असल में क्या है। ये एक रिचुअल है जहाँ कुछ कैंडिडेट्स डैमेज्ड एंड शैडो से निकाली गई हास डार्कनेस शेयर करते हैं। क्योंकि इसकी मात्रा लिमिटेड है और सिर्फ सीमित हद तक बांटी जा सकती है, इसलिए कैंडिडेट्स को आपस में पिटना पड़ता है ताकि अपनी कॉम्पिटेंस साबित कर सके। इसका मतलब ये भी है कि जो कैंडिडेट्स ज्यादा पावरफुल होंगे उनके पास सबसे ज्यादा डार्कनेस जमा होगी और यही आखिरकार फैमिली का हेयर या प्रिंस बनने की असली चाबी है। इस केस में अगर लोएन जीत गया तो वो छोटा प्रिंस बन जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो क्रिस के सारे प्लान चकनाचूर हो जाएंगे। काउंट खजाल जोर देकर कहते हैं कि वो उनसे एक बार और बात करेंगे और अगर कुछ हुआ तो मैरियन को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन क्रिस उन्हें रोक देता है, ये मानते हुए कि वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरह सक्षम है। खजार उसका कंधा पकड़ते हैं उसके टैलेंट को स्वीकार करते हुए, हालांकि इस बार वो उसे सपोर्ट करना चाहते हैं और ये जेस्चर बच्चे को सच में पसंद आता है। लेकिन ये बच्चा एक बेटी स्काउंडेल है जिसके अपने तरीके हैं और वो एक बदसूरत विलनस चेहरा बनाकर अपने पिता को पॉइंट प्रूव करता है। लड़का पूछता है कि क्या काउंट डायमंड की फैमिली भी सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रही है। पता चलता है कि उनका तीसरा बेटा सच में पार्टिसिपेंट है और वो बच्चा
जो क्रिस से भी ज्यादा लो लाइफ है, उसी ने उसके पार्टिसिपेशन के खिलाफ वोट दिया था। अपने पिता का टेम्पर टेंट्रम देखकर क्रिस समझता है कि उसके पिता सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो उन्हें शांत रहने को कहता है क्योंकि वो अपने हेटर से उनकी बातें निकलवाएगा। उसे पता है कि टायरन फैमिली एबोनी हंट इवेंट होस्ट करती है, तो वो उसी हंट में पार्टिसिपेंट बनेगा। सीन कट होता है मैरियन पर, जो अपनी मिशन पूरी करके अपने लॉर्ड के पास लौटती है। वो क्रिस की बहुत तारीफ करती है, जिससे एल्डर क्लैन हेड हैरान हो जाते हैं, जिन्हें अब तक वो बच्चा से फुल लगता था। मैरियन मानती है कि वो काफी बदल गया है, तो पैट्रियार्क पूछते हैं कि क्या लड़का उनके विश को पूरा करने के लायक है। मैरियन सोचती है कि ये विश जो वो इतनी बेताबी से चाहते हैं खुद फेट को पलटने जैसा है, मौत की जंजीरों को फॉरबिडन मैजिक से तोड़ने की चाह। हालांकि वो पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकती है, ये बच्चा उस इम्पॉसिबल विश को पूरा करने का सबसे करीब मौका है। ये सुनकर पैट्रियार्क खुश होते हैं, भले ही फैमिली का कंसेंसस उसकी डार्क सेरेमनी में पार्टिसिपेशन के खिलाफ हो। यहाँ तक कि लॉर्ड पैट्रियार्क भी डिसीजन के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि वो मानते हैं कि लड़के को खुद इस चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैरियन उसके सपोर्ट में बोलती है, लेकिन बूढ़ा गीजर उसे चुप करा देता है। मैरियन उसके डेमिनर पर सोचती है और कहती है कि वो हमेशा ऐसा ही था, असाधारण उम्मीदें और उनके जवाब में बेरहमी। एल्डर क्लैन हेड को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़के की इतनी तारीफ करेगी। ब्लड सकर वो पुकारते हैं साइमन को, जो क्लैन का हेड स्टूवर्ड है। पूरी बातचीत सुनने के बाद साइमन को टास्क दिया जाता है कि वो होली डार्क सेरेमनी तक लड़के पर कड़ी नजर रखे। हालांकि वो खुशी से ये कमांड एक्सिक्यूट करेगा, लेकिन वो बच्चे पर थोड़ा प्लान खेलने का मन भी बनाता है। पैट्रियार्क ठंडी नजर से देखते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल ना हो। कुछ तो कहता है कि ये ब्लड सकर खतरनाक है। उधर मैरियन चाहती है कि बच्चा अपना बेस्ट दे, क्योंकि उसे आने वाले खतरे की चिंता है। सीन वापस क्रिस पर आता है, जो अपने एनालिसिस में मग्न है। 2 स्टार तक पहुंचना एक नई चुनौती लाया है। 3 स्टार तक पहुंचना जो अभी बहुत दूर लगता है, इसीलिए उसे एबोनी चाहिए और उसके साथ वो कम समय में बहुत सारा मैजिक इकट्ठा कर सकता है। द आयरन फैमिली एबोनी हंट होस्ट कर रही है, इसलिए उसे अभी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। एक ही समस्या है, बीस्ट कार्जो को कैप्चर करने के बाद भी एबोनी में गारंटी नहीं है। एक खास कंडीशन पूरी करनी होगी। क्रिस कैरेट से उतरता है और पुराने मर्चेंट से मिलता है, जो खाली हाथ दिखता है। जैसे ही वो बैग निकालता है, हमारा लड़का उसे उछाल देता है और ढेर सारे सिक्के गिफ्ट के रूप में दिखाता है। मर्चेंट ये गिफ्ट लेने नहीं आया था। क्रिस उसे चिढ़ाता है, याद दिलाते हुए कि वो उसके इलीगल डीलिंग्स और टैक्स चोरी के बारे में जानता है। ये फैक्ट चेक उसे तोड़ रहे हैं, लेकिन क्रिस कहता है कि वो आंख मूंद लेगा अगर वो अपना गन साफ करे। अंत में वो एक खास चीज के लिए आया है, ग्रे पिल, एक एक्सक्विजिट आइटम जो सिर्फ ब्लैक मार्केट में मिलता है। और हाँ, ये बहुत महंगा है। क्रिस को फर्क नहीं पड़ता और मैरी को अपने तरीके यूज करने को कहता है। वो पागल मोड में जाकर टॉर्चर डूज निकाल लेती है। मर्चेंट तुरंत फोल्ड हो जाता है। इसके अलावा वो एक अच्छा डैगर और आर्मर भी चाहता है। कहते हुए वो गैरेज में बैठता है और बूढ़ा अंदर ही अंदर उसे घुसता है, लेकिन हार मान लेता है। मैरी को पता चलता है कि घर लौटने से पहले एक और डेस्टिनेशन है। क्रिस कोचमैन को रुकने को कहता है और खुद चला जाता है। मैरी उसे एक पिंक अफोर्डिसेट देखते हुए पाती है। ये एलिक्सिर उसे डरावना लगता है और मैरी शक करती है कि वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है। क्रिस आरोपों से इनकार करता है, जबकि मैरी की नजर जोजो लेवल हो जाती है। असल में ये अफोर्डिसेट को अपने पिता के लिए चाहता है, जो उम्र दराज हो रहे हैं, और सर्वर को कहता है कि ये बात कब्र तक सीक्रेट रहे। क्रिस अपने पिता और भाई के पास लौटता है और थॉर्न को उसके लंबे टाइटल से चिढ़ाता है। थॉर्न कहता है कि एबोनी हंट में खुद को हर्ट न करे। क्रिस उसे चिढ़ाता है कि वो भाई की चिंता कर रहा है। उनकी नोकझोंक पिता रोकते हैं और क्रिस को टायरन फैमिली के कैंडिडेट्स की पिटाई करने को कहते हैं। जीमी इस मैच प्रॉमिस करता है कि वो गुड न्यूज लेकर लौटेगा। मजेदार ये कि काउंट अभी भी लंबे टाइटल से उबरे नहीं और थॉर्न को चिढ़ाते हैं। सीन कट होता है टैम मैन एस्टेट पर, जहाँ एक ऑरेंज गॉब्लिन वेटर क्रिस को अंदर नहीं जाने देता। क्रिस को पता चलता है कि यंग लॉर्ड अलाविस ने उसे एंट्री बैन कर दी है। वो प्रेशर डालते हुए पूछता है कि क्या उसे कैपिटल में कहीं और रहने को कहा जा रहा है। गॉब्लिन डर कर हाँ कह देता है। उसके सर्वेंट्स उसका नाम बचाने आते हैं, लेकिन वो रोक देता है और पूछता है होटल का बिल कौन देगा। जवाब मिलता है कि टायरन फैमिली से चार्ज कर देंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सबसे महंगा होटल चुनता है, 1 लाख रुपए का। बस कर रहे होते हैं तभी टर्न खुलता है और मैरी अंदर से ऐसे निकलती है जैसे कोई डरावना सरप्राइज। क्रिस को तो इस रिजल्ट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो सोचता है आखिर इसके दिमाग में क्या खराबी है। पता चलता है कि उसकी सबसे वफादार मेयर होने के नाते वो उसके लगेज में छुप कर आ गई थी। क्रिस साफ तौर पर चिढ़ जाता है। तभी अचानक एलाविस, थर्ड प्रिंस, उस पर गरज पड़ता है क्योंकि उसने उन्हें इतना बड़ा बिल थमा दिया। हमारा लड़का उसे जोक की तरह ट्वीट करता है, जबकि एलाविस इस साल के एबोनी हंट का स्टार है। बिल्कुल साफ है क्रिस किसी भी होटल में रुकने वाला नहीं था, इसलिए उसने सबसे शानदार एस्टेट चुना। वो एलोइस को चिढ़ाता है कि गुस्सा क्यों हो रहा है, खासकर जब ऑर्डर उसी ने दिया था। गुस्से में एलोइस एक बीस्ट रिलीज करता है यही और अभी फाइट करने को तैयार। ये क्रिएचर असल में टायरामन स्टाइल बीस्ट है, जिसमें मैजिक कंट्रोल करने की एबिलिटी है। टेमिंग टेक्निक से अलग इस टेक्निक में डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर बीस्ट को डर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास इमोशंस उस क्रिएचर में इंस्टॉल किए जाते हैं और ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसे मास्टर करने में टाइम लगता है। फिर भी क्रिस को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुशी खुशी इस किटी कैट की धुलाई करने को तैयार है। वो मैरी से कहता है
सामने वाली डरावनी बिल्ली के खिलाफ अपना डिफेंस निकालो। जवाब में क्रिस खुद के लिए एक जबरदस्त स्टाफ तैयार करता है और एलोइस को उकसाता है, ट्राई कर ले। गुस्से में पागल प्रिंस उस डरावने क्रिएचर को क्रिस पर अटैक करने भेज देता है। और सच कहूं, अभी जो उसने वो लंच ब्लॉक किया, उसके लिए हिम्मत चाहिए थी, सच में दम चाहिए था वहां खड़े रहने के लिए। क्रिएचर उसे एक साइड धकेल देता है और क्रिस थर्ड प्रिंस को ताना मारता है कि नंबर का फायदा उठाकर फाइट कर रहा है। वो एक कंडीशन रखता है। कंडीशन सिंपल है, अगर वो ये बैटल जीत गया तो वो एबोनी हार्ट में बॉडीगार्ड के तौर पर शामिल होगा, ड्राइवमैन के रूप में नहीं। एलोइस तो गुस्से में अंधा हो चुका है। वो क्रिएचर पर सवार होकर एक ही अटैक में क्रिस को कुचलने की कोशिश करता है। बीस्ट जमीन तोड़ देता है इम्पैक्ट पर, लेकिन इंसान कहीं नजर नहीं आता। भाई पीछे से ऐसे प्रकट होता है जैसे कोई चालाक निंजा, और अपने विनाशकारी लकड़ी के डंडे से एलोइस की धुनाई कर देता है। अच्छी खासी मार खाने के बाद एलोइस और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन इस बार जब क्रिएचर उस पर चार्ज करता है, वो कुछ देखता है। क्रिस के ऊपर मंडराती मौत की दहशत उसे पीछे धकेल देती है और वो डरी हुई बिल्ली की तरह सिसकते हुए पीछे हट जाता है। अब एलोइस और ज्यादा शर्मिंदा है, उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मजेदार बात यह है कि क्रिस ने बस एक इल्यूजन स्पेल चढ़ाया था ताकि क्रिएचर को बेवकूफ बना सके, और उसे लगता है कि ये ट्रिक बेवकूफ जानवरों पर बढ़िया काम करती है। थर्ड प्रिंस झुकने से इंकार करता है और तुरंत दूसरा बीस्ट कंज्यूल कर देता है। इस बार एक घोड़ा। क्रिस बिल्कुल बेखौफ है और उसे पंक्स के बारे में एक दिलचस्प लेक्चर देने लगता है। फिर अचानक तेजी से झपटता है और एक ही वार में उसे नॉकआउट कर देता है। अपनी बात पूरी करते हुए वो जोड़ देता है कि वो पूरा चैप्टर खत्म होने तक इंतजार नहीं करेगा ताकि सामने वाला कोई एबिलिटी निकाले। भाई ने साफ कह दिया, ये ड्रैगन बॉल जेड नहीं है और तू गोकू बनकर सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला। कुछ देर बाद ये बिगड़ा हुआ यंग मास्टर जुआ खेलने बैठा है। हाँ, जाहिर है यही उसका आराम करने का तरीका है, और अगर मुझसे पूछो तो ये काफी महंगा रेस्ट है। मैरी को उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो जो चाहे करे, बस वो ड्रिंक न करे। बेचारे को अल्कोहल की जगह जिंजर एल से काम चलाना पड़ रहा है, जो सच कहे तो पहले वाली बैटल से भी ज्यादा टफ है। डायमंड फैमिली के सर्वेंट्स आर्लोस के ऑर्डर पर इस बंदे पर नजर रखने में कंफ्यूज हैं। क्रिस उन्हें अपने साथ गेम एंजॉय करने का ऑफर देता है। आखिर उसने उनके मास्टर की अच्छी खासी पिटाई की थी, तो चांस है कि आर्लोस कल तक नहीं उठेगा। ऑफर सुनने में टेम्पटिंग लगता है, लेकिन सर्वेंट्स आर्लोस के लॉयल है, इसलिए वो मना कर देते हैं। असल में होता यह है कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा पीने की एक्टिंग करके पूरी तरह नॉकआउट हो जाता है। भाई इतना आउटकॉल है कि सर्वेंट्स भी सोचते हैं अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बस रिपोर्ट फाइल करके आज का काम खत्म करने वाले हैं। मजेदार बात यह है कि यही उसका प्लान था। क्रिस आराम से उन्हें मैनिपुलेट करता है और देखता है कि क्या वो अब मूव करेंगे। वो अपना सामान पैक करता है और मैरी से कहता है कि उसका पीछा न करे। जैसा कि तुम सोच सकते हो, ये उस फ्लीकी मेरे के लिए काफी टफ कॉल है। और हाँ, पहले वाला फ्रेसिक याद है, वो अभी भी सोचती है कि वो इसे अपने लिए यूज कर रहा है, अपने फादर के लिए नहीं। क्रिस उसकी नो फिल्टर सोच पर हैरान है, क्योंकि वो बस एक ही डायमेंशन में सोचती है। सीन कट होता है काइथॉन माउंटेन रेंज पर, जो टायरन फैमिली का हिडन डोमेन माना जाता है। यहाँ डेमोनिक बीस्ट्स खुलेआम घूमते हैं, इसीलिए क्रिस उनका हंटिंग ग्राउंड ढूंढ रहा है। वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है और सोचता है कि सिक्योरिटी काफी बेकार है, क्योंकि सिर्फ 2 गार्ड्स हैं। अपनी स्टूपिड मेड से सीखी इनविजिबिलिटी मैजिक की वजह से वो आराम से उनके पास से निकल जाता। और तक चलते हुए क्रिस जानता है कि यही जमा हुई डार्कनेस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जगह उतनी ही स्पूकी है जितना उसने सोचा था। अब उसे डार्कनेस इकट्ठा करने का तरीका सोचना है। उसे उस डैम फरी के साथ हुई बातचीत याद आती है। गोल है कराजू को खुद अपनी जान लेने पर मजबूर करना। बीस्ट को इतनी एक्सट्रीम फियर में धकेला है कि उसे डेथ ही एकमात्र एस्केप लगे। आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में टेरर और जॉय के बीच एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जहां लाइट डार्कनेस में बदल जाएगी। इसीलिए टायरमन डार्कनेस हंस के जरिए बिस्ट्स कंट्रोल करता है। अभी क्लिस का असली गोल उनकी सीक्रेट टेक्निक चुराना है और अपने मिले अफोर्डेसिएट मिक्स से कार्जो को फोर्सफुल फ्रेंजी में भेजना है। फिर वो डार्कनेस खुद के लिए चुरा लेगा, लेकिन उसके पास टेक्निक मास्टर करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो दूसरा तरीका सोचता है। अचानक उसे एक डरावनी प्रेजेंस महसूस होती है। वो चौंक कर पीछे हटता है और सोचता है कोई आसपास है क्या। इस डरावनी जगह पर हाई लेवल डार्क मैजिक बैरियर कास्ट है। उसकी आंखों के सामने एक गहना की रिफ्ट है। गहना डेमन्स और फाइन्स का डोमेन है और वो हर तरह से डरावना है। यही वो जगह है जो ह्यूमन रियल्म से जुड़ी है। इससे क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने परफेक्ट अफ्रोडिसिएक को बेट बनाकर कुराजो को यहाँ ला सकता है। इस मेथड पर कन्विंस होकर उसे लगता है कि वो हंट बुरा कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है, ब्लड सकर अचानक सामने आ जाता है। वो यंग मास्टर की अब तक की हरकतों से इम्प्रेस और इंट्रिग है। उसने आर्लो के खिलाफ उसकी फाइट देखी थी और सर्वेंट्स के खिलाफ उसकी मैनिपुलेशन भी। अब बच्चा एक और एलाबोरेट स्कीम शुरू करने वाला था। ये ग्रैंड स्टूवर्ट को एक्साइट कर देता है। साइमन प्लान सोचते हुए गहना की रिफ्ट को पकड़ता है, जिससे खून रिसने लगता है। रिफ्ट उसका नाम पुकारती है और शॉकिंग ट्विस्ट में उसे बेट्रायर कहती है। साइमन अपना मूव करता है। आखिरकार हंट का दिन आ गया है। आर्लोस अपने फैमिली का फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लिस उसके सामने हाई एंड माइटी बनने पर उसे सुनाता है, जबकि वो पहले बिक चुका है। आर्लोस जवाब में उसे अनयूजेबल होली स्वॉर्ड लाने पर चिढ़ाता है, लेकिन क्रिस सोचता है कि उसी से पीटकर वेपन टेस्ट करना चाहिए। उनकी बहस तब खत्म होती है जब थर्ड प्रिंस टीम को कार्जो को ऑर्टर तक लाने का ऑर्डर देता है। वो चाहता है गार्ड्स और मीज उसके साथ चलें।
इस दौरान क्रिस उस सीक्रेट बैग पर नजर रखता है जो उन्हें देख रहा है। वो ब्रैटी प्रिंस की मदद करने में खुश है और औरत पर बाकी का इंतजार करता है। मीज उससे चिढ़ जाता है और कहता है अगर न्यूसेंस बनना है तो बेकार है। क्रिस खुशी से ऑफर मांगकर दूर चला जाता है, जिससे मीज और गुस्सा हो जाता है। आर्लोस उसे कंट्रोल करता है और कहता है हंट पर फोकस करो। क्रिस को फ्लाई गार्ड करने को कहा जाता है जैसे वो कोई स्काउंड्रेल हो। फिलहाल ये दुनिया का सबसे आसान टास्क है। वो मजे ले रहा है और जानता है चीजें उसके हिसाब से जा रही हैं। साथ ही उसने ग्रंटेल से डैगर और भी ले लिया है। प्लान के मुताबिक वो आर्लोस और मीस को ऑब्जर्व करता है। उसे कार्जो की प्रेजेंस महसूस होती है जब वो बीडी आई बीस्ट आता है। पहली नजर में वो क्यूट लग सकता है। आर्लोस तैयार है और मैजिक रिचुअल रिलीज करता है उसे बाइंड करने के लिए, लेकिन टेम्परिंग के बावजूद कार्जो कंट्रोल में आने की बजाय एनरेज हो जाता है। थर्ड प्रिंस इस रिजल्ट के लिए तैयार नहीं था और जमीन पर पटक दिया जाता है। मीज अपने मास्टर को चेक करने दौड़ता है और हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि उसे जहर लग चुका है, जिससे मीज तुरंत डिफेंसिव बैरियर खड़ा करते हैं। दूर से ये बैटल देखते हुए क्रिस को लगता है कुछ भी उनके फेवर में नहीं जाएगा, खासकर क्योंकि उसने पहले ही अफोर्डिसियक से बीस्ट को वाइल्ड बना दिया है। गनीमत है कि आर्लोस के पास एंटीडोट था, लेकिन वो भी जानता है कि आगे सीरियस ट्रबल आने वाला है। गार्ड्स कूद कर क्रिएचर को पीछे धकेलते हैं, लेकिन इतने बड़े एनविस्ट बर्ड के सामने वो कुछ नहीं कर पाते, जो अपने साइड से उन्हें उड़ा देता है। आर्लोस जमीन पर पटके जाने वाला होता है और इम्पैक्ट के लिए तैयार होता है। तभी क्रिस उसकी मदद में आता है। भाई उसे कहता है कि वो पैथेटिक है और तभी हेल्प करेगा जब थर्ड प्रिंस उसे भाई कहेगा। आर्लोस पहले मना करता है, लेकिन जब क्रिस इशारा करता है कि वो इस वाइल्ड क्रीचर को उस पर छोड़ सकता है। बॉडीगार्ड्स डाउन है और बैरियर्स काम नहीं कर रहे। आर्लोस अपने ईगो के बावजूद उससे मदद मांगता है। ये सुनकर क्रिस खुश होता है और अपने वेपन के एक स्विंग से क्रिएचर को दूर फेंक देता है। फिर वो बाइंडिंग स्पेल यूज करता है, जिससे आर्लोस शॉक हो जाता है, लेकिन क्रिस उसे कमाल तरीके से कंट्रोल कर लेता है। आर्लोस समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। क्रिस ने बीस्ट को अपने पर्सनल गोल के लिए कंट्रोल किया। वो कुराजो को गहना की सीक्रेट केव तक ले जाता है। वो जगह बीस्ट के अंदर डेथ का फियर बढ़ देती है जब तक वो गोल्डन स्टेट तक नहीं पहुंच जाता जिसका वो इंतजार कर रहा था। उस मौके का फायदा उठाकर क्रिस अपनी ब्लेड उसके शरीर में घूप देता है। जब तक आर्लोस और उसके आदमी पहुंचते हैं, सब खत्म हो चुका होता है। थर्ड प्रिंस उनकी सेफ्टी के लिए चिंतित होता है और कहता है कि तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन क्रिस का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो उन्हें एशियन ऑफ दिखाता है जो उसने बीस्ट से लिया। ये वो नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मीज उस पर दखल देने के लिए चिल्लाता है, जबकि आर्लोस उल्टा उसे अपने आदमियों की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। उसी की वजह से वो डार्क फेट से बचे। ये लगभग क्रिस को गिल्टी फील कराता है क्योंकि उसने असली ऑड को फेक से बदलकर हंट खराब कर दिया था। फिर भी वो झुकता नहीं। वो आर्लोस को याद दिलाता है कि अब से उसे सीनियर ब्रदर कहना होगा। ये उससे बड़े इंसान को चुनाने वाली बात है। तभी अचानक आसपास से जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। अंधेरे से दो डरावनी आंखें उन्हें घूरती हैं। गहना का डायमंड देखते ही क्रिस समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। वो विशाल मॉन्स्टर डरावने चेहरे के साथ सामने आता है। आर्लोस उसकी रक्षा में कूदता है और कहता है कि क्रिस भाग जाए, अब वो पहले से बेहतर लग रहा है। क्रिस उस बैट को नोटिस करता है जो उन पर नजर रख रहा है। वो अपनी ब्लेड सीधे बैग पर फेंकता है, जिससे साइमन का सिग्नल टूट जाता है। साइमन को यकीन नहीं होता कि बच्चे ने उसका कनेक्शन पकड़ लिया। साइमन समझता है कि उसे तुरंत पहुंचना होगा वरना सब मर जाएंगे। केव में क्रिस कहता है कि उसे सीक्रेटली स्पाई किया जाना पसंद नहीं। डेमन हंसता है और सोचता है कि लड़का खुद डेथ विश कर रहा है। एज ऑफ रूइन की अपनी बैटल्स याद करते हुए क्रिस जानता है कि ये कम से कम 5 स्टार लेवल का है, मतलब वो यहाँ सीर है, इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन वो एक काम कर सकता है। आर्लोस उस पर मैजिक पावर बर्बाद करने के लिए चिल्लाता है और क्योंकि स्लीपिंग स्पेल उस पर काम नहीं करता, वह पुराना तरीका अपनाता है और उसे जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। प्रिंस के बेहोश होते ही डेमन सैक्रिफाइस की बात सोचता है। मजेदार बात यह है कि वो ट्रिब्यूट के बदले क्रिस को छोड़ने को भी तैयार है। हमारा लड़का कहता है वो बहुत बकबक करता है और होली स्वॉर्ड ड्रेनर निकाल लेता है। डेमन इंप्रेस होता है, लेकिन उसे लगता है ऐसा वेपन निकालना बेकार है जिसे खुद क्रिस यूज नहीं कर सकता। वो पहला अटैक छोड़ता है। क्रिस उसे ब्लॉक करता है, फिर भी अटैक इतना भारी है कि वो खून खांसने लगता है। हालात बहुत खराब है। डेमन उसे दूसरा मौका देता है कि अपने साथियों को सैक्रिफाइस कर दे, लेकिन ये बंदा जन्म से सैवेज है। वो डेमन के चेहरे पर थूक देता है। ये उसके सबसे करीब का भार में जाओ है। बिना कुछ बोले क्रिस खुद को फ्ली करता है। वो एबनी की पावर यूज करता है और अपनी ब्लेड को गोल्डन लाइट से कोट कर देता है। क्रिस खुश है कि डेमन पहले से ही कांप रहा है। डेमन एक पावरफुल अटैक छोड़ता है ताकि वही खड़े खड़े क्रिस को खत्म कर दे। जवाब में हमारा लड़का अपनी ब्लेड का जोरदार स्विंग मारता है जो डार्क स्फीयर को चीरते हुए डेमन के शरीर को काट देता है। इतनी पावर खर्च करने के बाद भी क्रिस समझ जाता है कि उसका शरीर अभी इसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है और अपनी पिछली लाइफ में यूज किया गया मूव याद करता है। डार्क सी फ्लैश वही मूव है जो उसने अभी यूज किया और जो डेड सी के ऊपर मौजूद एक सिंगुलर लाइट रे से इंस्पायर्ड है। इतनी टेक्निक यूज करने के बावजूद उसका दोस्त हाउस मीट के लायक नहीं था, लेकिन उसे क्रिस के पोटेंशियल पर पूरा भरोसा था और वो मानता था कि वही उनकी दुनिया को बचाने वाली लाइट बनेगा। यही वो थी असली होमी की तुम पर कॉन्फिडेंस। लड़के की परफॉर्मेंस को देखते हुए माफिना
जो डार्क की हायर बीइंग है और गेहेन्ना के 7 सर्कल्स की फर्स्ट सीट है। दिलचस्पी से उसे देख रही है। एस्टेट पर वापस हमारा लड़का 2 दिन लगातार बेहोश रहने के बाद आखिरकार जागता है। उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है लेकिन ठीक है। गनीमत है कि जो डार्कनेस उसने हासिल की थी वो उसके पास है। उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने माफिना की आवाज सुनी थी और समझ जाता है कि वो जितना सोच रहा था उससे ज्यादा ट्रबल में है। इस दुनिया में जिन डायमंड्स में टैलेंट होता था उन्हें हाई रैंकिंग डेविल्स नोटिस करते थे और अपनी ब्लेसिंग देकर उनकी ग्रोथ करते थे। लेकिन हमारे प्रोटैगोनिस्ट के हिसाब से ये बस लूजर्स का तरीका है जो खुद से ग्रो नहीं कर सकते। कम से कम उसका यही मानना है। उसे लगता है ये अगर माफिना 7 सर्कस पार्टी से है तो वो इतनी हाई रैंक की नहीं हो सकती। खैर कौन डायमंड जो अपने बेटे से ज्यादा चेयर दिखता है खुद उसे मिलने आता है। क्रिस लॉर्ड को ठीक से ग्लीड करने के लिए उठता है लेकिन उसे आराम करने को कहा जाता है। वो बताता है कि उस दिन एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी गई थी। उनकी जांच में पता चला कि किसी बाहरी मीज ने टेम्परिंग की थी लेकिन खुशकिस्मती से डायमंड आखिर में वापस बुला लिया गया। फिर भी वो लकी थे कि उस वक्त पूरी तरह वाइप आउट नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक उन्हें नहीं पता कि डायमंड को गिराने वाला वही था और ये सही भी है क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। डायमंड मानता है कि वो बच्चे से माफी का कर्जदार है। पहली मुलाकात में उसे स्कॉन्ड्रेड समझकर गलत ट्रीट किया था। दूसरी बात वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे अपने हाउस का बेनिफैक्टर घोषित करता है। क्रिस स्कूल बनकर इसे ऐसे दिखाता है जैसे उसने बस ड्यूटी और ग्रेटर गुड के लिए किया। हालांकि वो उसे गैस लाइट कर रहा है लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्टी है। टायरन उसकी बातों से प्रभावित होता है और ऑफर देता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसका फीवर पूरा करेगा। मौका हाथ से ना जाने देते हुए लड़का लॉर्ड डायमंड से हाउस खजाब से सुलह करने की रिक्वेस्ट करता है। ये काफी शॉकिंग रिक्वेस्ट है लेकिन दोनों हाउस के लिए साथ काम करना बेहतर है बजाय एक दूसरे के खिलाफ होने के। वो प्रिंस के साथ लाइवल बनना चाहता है और हेल्दी कंपटीशन का भरोसा देता है। लॉर्ड डायमंड कुछ पल सोचता है लेकिन क्रिस उसे याद दिलाता है कि दोनों फैमिलीज के बीच खराब रिश्ते मेन हाउस की साजिश से हुए थे और अगर ब्रांच फैमिलीज एक हो जाएं तो मेन फैमिली के लिए खतरा बनेंगी। इसीलिए वो उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। लॉर्ड डायमंड पूछता है क्या वो मेन फैमिली के खिलाफ रेबेलियन की बात कर रहा है। क्रिस तुरंत मना करता है और कहता है कि उन्हें बस बोर्ड के पॉन से ज्यादा बनना चाहिए। लॉर्ड डायमंड उसकी डीप एनालिसिस से खुश होता है। क्रिस सोचता है कि अब उसकी रिक्वेस्ट मानेगा। आखिरकार वो काउंट खजार से संपर्क करने का प्रॉमिस करता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। क्रिस उम्मीद करता है कि वो और एलायंस बनाएगा और एज ऑफ रूइन को स्ट्रॉन्ग एलायंस से चैलेंज करेगा। लॉर्ड डायमंड इस अहम मोमेंट में चुप रहने पर अपने बेटे को हल्का सा थप्पड़ भी मारता है। आर्लोस अपनी राह को शार्ड उसे सौंप देता है उसके काम के लिए। उसे याद है कि बेहोश होने के बाद उसने शार्ड संभाल कर रखा था। क्रिस उसे ग्रेटफुल होने पर चिढ़ाता है और उसके ईगो का फायदा उठाता है। सीन देखकर उसका पिता हंस देता है और अपनी तरफ से भी गिफ्ट देता है। वो एक समनिंग स्टोन है जो टियर 4 लेवल तक बीस्ट को समन कर सकता है। ये कोई मजाक नहीं है। क्रिस इसे सुपर लेयर आइटम कहता है। डायमंड डार्क सेरेमनी में उसकी पार्टिसिपेशन के लिए रिपोर्ट करने का इरादा रखता है। प्रोटैगोनिस्ट को सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहता था। फादर और सन उसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। क्रिस उस पर ध्यान देता है जो उस पर नजर रख रहा है और उसे बाहर आने को कहता है। ब्लड सकर साइमन खुशी से सामने आता है। उसे शौक है कि लड़के ने उसे नोटिस कर लिया जबकि लॉर्ड डायमंड भी नहीं कर पाया। डार्क मीज प्लान का चीफ स्टूअर्ड उससे मिलने का इरादा रखता था। वो लॉर्ड नोआ के टॉप लोगों में से एक है। क्रिस को याद आता है कि यही ब्लड शैडो कॉर्प्स का मास्टर है। ब्लड शैडो कॉर्प्स एक पागल ग्रुप है जो कत्लेआम और टेररिज्म करता है बिना नतीजों की परवाह किए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एम्पायर हो या लाइट फैक्शन। उनका लीडर 8 स्टार लेवल डायमंड था जो एज ऑफ रूइन में 9 स्टार तक पहुंचकर 10 वन डायमंड किंग बना। यही बंदा उनकी मौत के करीब पहुंचने की वजह था। साइमन खुद डायमंड किंग का असली खून है। वो यंग मास्टर की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस है। वो बताता है कि उसे पता है क्रिस ने खुद डायमंड को खत्म किया। ये शॉकिंग है क्योंकि उसने सर्विलांस बैट मार दिया था। फिर भी ये बंदा सब जानता है। क्रिस अनजान बनने की कोशिश करता है लेकिन तेज दिमाग स्टूअर्ड उसे बेवकूफ नहीं बनने देता। उसे याद है जब वो केव गया तो डायमंड का एक भी निशान नहीं था। मतलब लिवर समथिंग नहीं हुई थी और फाइनल ब्लो क्रिस ने दिया था। अब सवाल है कैसे। वो साफ कहता है कि ये बातचीत वो अपने मास्टर को रिपोर्ट करेगा। क्रिस पलटकर कहता है कि वो अपना ट्रम्प कार्ड एक्सपोज नहीं करेगा। साइमन के जोर देने पर भी वो कहता है कि वो अपने सीक्रेट्स एल्डर क्लैन हेड के लिए भी नहीं खोलेगा। साइमन उसे ऐसे बीस्ट की तरह देखता है जो अपने क्लॉज आखिरी तक छुपा कर रखता है। उसे वो और भी दिलचस्प लगता है। क्रिस उसे उसकी ही बातों में पकड़ लेता है। इरेजर और रिवर्स समथिंग में फर्क पहचानना आसान नहीं, इसलिए टायरन भी नहीं समझ पाया लेकिन साइमन पूरे यकीन से इरेजर बोल रहा था। क्रिस सोचता है क्यों आखिर वो सच उछाल लेता है। डायमंड को समन करने वाला खुद साइमन था और वो लॉर्ड नोआ को सच्चाई रिपोर्ट करने की बात करता है क्योंकि इस इंसिडेंट में कई नोबल फैमिलीज खतरे में आई थी। फंसकर साइमन जिम्मेदारी लेता है लेकिन क्रिस सच्चाई रिपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो लॉन्ग गेम खेल रहा है और उसे कर्जदार रखना चाहता है। ब्लड सकर मुस्कुराता है और कहता है ये डील है। वो मानता है कि उसने दया दिखाई है। वो गायब हो जाता है और फिर मिलने की उम्मीद करता है। क्रिस समझता है कि ये एज ऑफ रिंग का बड़ा वेरिएबल है इसलिए उसे अच्छा रिश्ता रखना जरूरी है ताकि आने वाला डार्क फ्यूचर बदला जा सके। सच कहूं तो मेन कैरेक्टर की हर चाल फ्यूचर प्लान के लिए इंटेंशनल है
मारिया वापसी की तैयारी पूरी कर चुकी है। उसे हैरानी होती है जब एलोइस पूछता है क्या वो जा रही है। क्रिस उसे याद दिलाता है कि उसे वही टाइटल यूज करना चाहिए जो उसने दिया था, भले ही वो 2 साल छोटा है। एलोइस वार्निंग देने आया है। वो कहता है कि लोएन की स्कीम से सावधान रहे क्योंकि वही सेरेमनी में उसके खिलाफ था, खासकर क्योंकि क्रिस सिर्फ 2 स्टार मीज है। मेन फैमिली के पास बेस्ट एलिक्सर, स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक और डेमंस की ब्लेसिंग है। अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट जीनियस और एलोइस को चेतावनी देता है। वो कहता है कि अपनी भलाई के लिए आने वाली सेरेमनी में हिस्सा मत लेना। एलोइस गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है ये स्काउंडर डार्क मैजिक खुद के लिए रखना चाहता है। क्रिस ऐलान करता है कि डार्क सेरेमनी में जो भी सामने आएगा उसे कुचल देगा। इतना कहकर वो मैरी को चलने को कहता है और फिर से एलोइस को चेतावनी दोहराता है। काउंट खजा के घर पहुंचकर थू शॉक हो जाता है कि उसका भाई लौटते ही ट्रेनिंग के लिए चला गया। वो डार्क सेरेमनी तक अकेला रहना चाहता है। फोन अपने भाई के पीछे दौड़ता है और उसे लंबे टाइटन से बुलाता है। वो प्रॉमिस निभाने के लिए डूब जाता है। क्रिस उसके मिड टू स्टार लेवल तक पहुंचने से इम्प्रेस है, लेकिन ट्रेनिंग के कारण मना करना चाहता है। उसे याद आता है कि उसका भाई भी डार्क सेरेमनी में भाग लेगा। वो ड्यूल को ट्रेनिंग के बाद तक टालने की सलाह देता है और प्रॉमिस करता है कि ज्यादा डिले नहीं करेगा। समझौता मानकर छोटा भाई चला जाता है। उसकी जिद उसे अपनी पिछली लाइफ के किसी की याद दिलाती है। कमरे में अकेला बैठकर वो समझता है कि रिचुअल्स तक पूरा 1 महीना है। वो एबनी ऑर्क को दांतों से काटता है और कड़वे स्वाद से चेहरा सिकोड़ते हुए बिस्तर पर गिर जाता है। उसकी डार्क एनर्जी उसकी सोच से भी ज्यादा कैओटिक है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब उसी ऑर्ब के अंदर लाइट एनर्जी की हल्की सी चमक महसूस होती है। वो सोचता है कि क्या कार्जो बीस्ट की इमोशंस ने उस ऑर्ब पर कोई छाप छोड़ी थी, और साथ ही उसे यह भी समझ आता है कि डेमंस को एबोनी ऑर्ब को एब्जॉर्ब करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। फिर भी उसे इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लाइट फोर्स के साथ एक नहीं हो जाता। आमतौर पर डेमंस इस तरह की एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो किसी कीमती रिसोर्स को यूं ही जाने देने वाला नहीं था। आखिरकार वो सारी एनर्जी को अपने लाइट कोर में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पावर उसकी सेंस से बदल देती है। क्रिस अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है जैसे प्रोसेस पूरा हो गया हो। सीन कट होता है लेडी आइरोलिन पर, जिन्हें उनके सर्वेंट ने एबोनी हंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपी। वो क्रिस पर नजर रखे हुए थी, जिसने हंटिंग इवेंट के दौरान एक डेमन से भिड़कर सर्वाइव किया था। आधा महीना बाद जब क्रिश्चियन थायरामिन वाले झमेले से वापस लौटा तो थोन अपने बड़े भाई के कमरे में घुस पड़ा प्रॉमिस ड्यूल के लिए। जैसे ही लिल ब्रो अंदर आया, उसने अपने भाई की ऑरा में बड़ा बदलाव नोटिस किया। क्रिश्चियन को मजा आया कि छोटा भाई सुबह सुबह पिटाई खाने चला आया। लिल ब्रो तो एकदम साइलेंट। क्रिश्चियन की डोमिनेटिंग प्रेजेंस अब आधे महीने पहले वाली से कई गुना आगे थी। उसका वर्ड उसका बॉन्ड है। अगर थोन इतनी बुरी तरह बिकना चाहता है तो ये विश पूरी की जाएगी, लेकिन ड्यूल तभी होगा अगर वो अपकमिंग सेक्रेट डार्क राइट से हारने पर हाथ खींच ले। वो राइट ब्रूटल कंपटीशन है, वीकलिंग्स को दूर ही रहना चाहिए। वीकलिंग कहे जाने पर थोन भड़क गया और अपनी ब्लेड निकाली। जब लिल ब्रो भाई की केयर नहीं समझता तो क्रिश्चियन उसे पीट कर ही सबक सिखाएगा। थोन फुल कॉन्फिडेंस से चार्ज करता है और ऐसी पिटाई खाता है कि सीधे बेडरिडन हो जाता है। हीलर्स कहते हैं उसे आधा महीना बेड रेस्ट चाहिए, यानी इस साल का राइड आउट। क्रिश्चियन ने अपने डैड से थोन के साथ अकेले बात करने की इजाजत मांगी और काउंट ने कमरा खाली कर दिया। अभी थोन बॉल कर रहा है जैसे अलायंस का रोता बच्चा, जबकि फाइट के लिए खुद मारा जा रहा था। वो पूछता है बड़ा भाई अपने छोटे भाई की ग्रोथ से नफरत क्यों करेगा। उसके हिसाब से क्रिश्चियन हमेशा उसे मॉक करता है और डाउन देखता है। अब तो उसने लाइन क्रॉस कर दी और उसे जानबूझकर इतना घायल किया कि वो राइड से बाहर हो गया। क्रिश्चियन देख सकता है कि लिल ब्रो रोने वाला है तो वो साफ करता है दोनों एक ही पेज पर नहीं है। वो सख्ती इसलिए कर रहा है ताकि उसकी ग्रोथ तेज हो। इस साल उसके खिलाफ राइट में जाना बेवकूफी होती। वो हमेशा के लिए प्योर डार्क एनर्जी पाने का मौका खो देता। उसे सख्त होना पड़ा क्योंकि ये बच्चा बहुत जिद्दी है। सबसे जरूरी, प्योर डार्क एनर्जी थोन के रेस सूट ही नहीं करती। उसके लिए ग्रे डार्क एनर्जी बेहतर है। जैसे लाइट की अलग अलग टाइप्स होती हैं, वैसे ही डार्क की भी वेरिएंट्स होती हैं। प्योर डार्क एनर्जी सबसे हाई एट्रीब्यूट मानी जाती है। उसके नीचे है ग्रे डार्क एनर्जी, खासकर कर्स मैजिक के लिए। थोन ने खुद नोटिस किया होगा कि उसे कर्स मैजिक में एडवांस करना तलवारबाजी से आसान लगता है। क्रिश्चियन उसे ये नहीं बता सकता कि उसने फ्यूचर में उसे प्रोलिफिक कर्स मैज बनते देखा था, तो उसने स्पार्स के बहाने अफिनिटी का एक्सक्यूज बना दिया। प्योर डार्क पहले एब्जॉर्ब करना ग्रे डार्क मास्टर करने से पहले लॉन्ग रन में नुकसान देगा। हाँ, आई एट्रीब्यूट के फायदे होते हैं, लेकिन थोन के केस में ये उसकी प्रोग्रेस स्लो कर देगा। तो इस साल राइट छोड़ना ही सही फैसला है। ये बड़े भाई की सच्ची सलाह है। थोन को ये दिल से महसूस होता है। क्रिश्चियन अपनी जेब से एशपिल निकालकर उसे गिफ्ट देता है। एशपिल्स बहुत कीमती होती है, लेकिन क्रिश्चियन तो पहले ही स्कैमर से स्कैम हो चुका था, तो कोई फर्क नहीं। वैसे भी वो इससे कहीं बेहतर चीज खा चुका था। थोन इमोशनल हो जाता है। वो गलत था कि उसने सोचा क्रिश्चियन सिर्फ बेवकूफ है, लेकिन अगर वो बदल सकता था तो माँ की डेथ बेड पर वो ऐसा एम्बिसाइल क्यों था। फिर भी उसे गिल्ट होता है। वो तब एक अलग इंसान था। कुछ दिन बाद दिया फैमिली का कैथेड्रल शाही गाड़ियों से भरा था। एक से बाहर आता है क्रिश्चियन वैन बैरन खजार। लंबी यात्रा के बाद उसे स्ट्रेच चाहिए। मीन फैमिली ने वॉक गेट तक नहीं खोला। पेडीनेस की हद। जब वो क्लैन हेड बनेगा ये बूढ़े पछताएंगे। अब वे पहुंच चुके हैं। मारी आजाद घूम सकती है। वो डेट इमेजिन कर रही है। हार्ट्स फ्लटरिंग।
भले ही बैंशी के पास दिल नहीं, मेन फैमिली एक ही कंपेनियन लाने देती है। एक्ट की वजह से मारी को ही लाना पड़ा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, सबकी फुसफुसाहट का साइलेंट टॉपिक बन गया। मारी ने उसकी रिनाउन की तारीफ की, जो इंसर्ट जैसी लगी। हर डार्क लाइट कैंडिडेट शॉक था कि खजाल का गुड फॉर नो बास्टर्ड को फैमिली के हेड बटलर ने पर्सनली वेलकम किया। साइमन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी तेज ग्रोथ से हैरान है। वो बताता है एल्डर क्लैन हेयर खुद मिलना चाहते हैं। क्रिश्चियन को कोई हैरानी नहीं। पहला स्टॉप है लेफ्ट क्लैन हेयर का प्राइवेट स्टडी। वहाँ आर्टी मैरिन भी है। इन दोनों की पावर को अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता। जैसे ही बूढ़े की नजर उस पर पड़ी, उसे खुदन महसूस हुई जैसे कोई चिंती देवता की उंगलियों के नीचे कुचली जा रही हो। एल्डर क्लैन हेड जानबूझकर डार्क एनर्जी रिलीज कर रहे थे, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी नोब नहीं। काम सकता है, गिरेगा नहीं। दांत भींचकर वो फॉर्मल ग्रीटिंग देता है, ड्यूक बैरन, डार्क मैजिक क्लैम के ग्रेट सोरेन। जब पूछा गया कि सरप्राइज हुआ, वो कहता है कॉल एक्सपेक्टेड था। राइजिंग स्टार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एल्डर क्लैन हेड को जवाब पसंद आया। मैरियन और साइमन उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बूढ़ा अब भी पूरी तरह कन्विंस नहीं। टाइम बताएगा बीज सूखेगा या पेड़ बनेगा। क्रिश्चियन कहता है वो ऐसा सैम्पलिंग बनेगा जो हर एक्सपेक्टेशन पार करे। कम से कम वो ये गारंटी देता है कि निराश नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बूढ़ा मुस्कुराता है और उम्मीदें उस पर रखता है। रात आती है। सेक्रेड डार्क लाइट की ईव का बैंक्वेट शुरू। घोषणा होती है। काउंट खजार का एलिसन, क्रिश्चियन वैन बैरन खजार और रॉयल्टी की तरह चलता हुआ अंदर आता है। आज की गॉसिप एल्डर क्लैन हेड से उसकी मीटिंग। कुछ लोग शक करते हैं शायद वो कोई बॉय टॉय है। वो बुरा नहीं मानता। मारी तो उसके डिल्यूजन को और हवा देती है। और फिर क्रिश्चियन की नजर ड्रिंक सर्व करते सर्वेस पर पड़ती है। आखिरकार असली बूज, घर वाले नॉन अल्कोहलिक जिंजर से छुटकारा। दुर्भाग्य से सर्वर्स काफी स्ट्रिक्ट थे और अंडर एज ड्रिंकिंग को सख्ती से मना कर रहे थे। भले ही इन बच्चों में से ज्यादातर शायद पहले ही लोगों को मार चुके हों। अल्कोहल की जगह उसे फिर से जिंजर एले पर ही सेटल होना पड़ा। दोस्तों के साथ जीने का क्या फायदा अगर सब खुश जाए हों और सिर्फ रूल्स के पीछे पड़े रहे। क्रिश्चियन तो लिटरली मुस्लिम है। अचानक सबका ध्यान अगली बैच के गेस्ट के आगमन पर चला गया। क्लैन के यंग लॉर्ड्स और लेडीज। जैसे ही गेट खुले, नोबिलिटी की हवा पूरे हॉल में फैल गई। 4 लोग ऑर्डिनेट फैब्रिक्स में सजे हुए अंदर आए और पूरा बैंक्वेट हॉल एक पल को रुककर उन्हें घूरने लगा। सबसे आगे था एचर डारिन, सेकंड यंग लॉर्ड। उसके पीछे जूलियन डारिन, फर्स्ट यंग लेडी। फिर जुपियन डारिन, सेकंड यंग लेडी और आखिर में थर्ड यंग लॉर्ड मसाद दे बैरन। कुछ छुपी हुई ताकतें काफी निराश थी कि फर्स्ट यंग लॉर्ड, वो पागल, मौजूद नहीं था। क्रिश्चियन का ध्यान सिर्फ इस पर था कि एसर उससे क्या कहेगा। वही शख्स जो उसके छोटे गेम का विक्टिम बना और जिसने कोर्ट में उसकी रेपुटेशन खराब की थी। एसिड ने जो सबसे बुरा कर सकता था वो किया, कुछ नहीं कहा। वो बस क्रिश्चियन के पास से ऐसे गुजर गया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। उस हरामी ने उसकी दिशा में सांस तक नहीं ली। इससे साफ है कि सक्सेशन के टॉप कैंडिडेट्स में से एक उसे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। जब फर्स्ट यंग लेडी जूलियन उसके पास से गुजरी, उसकी नजर कुछ ज्यादा देर तक उस पर टिकी रही। आंटी मैरियन ने कभी इस औरत के बारे में क्रिप्टिक वार्निंग दी थी, लेकिन उसे अभी तक उसमें कुछ खास असामान्य महसूस नहीं हुआ। उसकी डील बाद में समझेगा। आज के लिए उसने काफी रिकॉन कर लिया है। जैसे ही वो अपने अकोमोडेशन की तरफ लौटने वाला था ताकि कल के लंबे दिन की तैयारी कर सके, एक बटलर उसके पास आया। उसने अपना नाम फुल बताया, यंग मास्टर लोएन का समनर। ये नाम सुनते ही क्रिश्चियन का चेहरा कट्टा हो गया। जब उसने पूछा क्या बात है, तो बटलर ने हिम्मत दिखाते हुए इशारा किया कि कोई अनवर्ती कैंडिडेट कल के सेक्रेट डार्क लाइट में घुस आया है। उसे चिंता है कि कोई अंडर क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट अननेसेसरी एक्सीडेंट करा सकता है और ब्लेड डार्क क्लैन का नाम खराब कर सकता है। ये साफ था कि ये बूढ़ा उसे अंडर क्वालिफाइड फ्लैश कह रहा है। जब टकराव हुआ, फोन ने इनकार तक नहीं किया। उसके पीछे बालकनी में उसका यंग मास्टर खड़ा था, गुंगराले बालों वाला एम्बेसाइल, रिएक्शन निकालने की कोशिश में। क्रिश्चियन को ये बुलिंग मेथड पसंद नहीं। उसका मानना है कि जो भी गंदा काम हो खुद सामने आकर करना चाहिए। फिर भी वो तय करता है कि कल लाइट में इस बच्चे से हार्ट टू हार्ट करेगा। अभी के लिए वो इस डेयरिंग समंदर के साथ थोड़ा मजा करेगा, बिना वेपन निकाले। वो फॉल को ताना मारता है कि अपने पार्टी ट्रिक्स, जिन्हें वो समनिंग कहता है, दिखाए। ऐसे डम्मास के लिए उसे स्टिक तक नहीं चाहिए। जैसे जैसे टेंशन बढ़ी, बैंक्वेट हॉल के लोग ध्यान देने लगे। ये कमोशन देखकर फर्स्ट यंग लेडी ने अजीब सी मुस्कान दी। कुछ ही सेकंड में गेस्ट सामने का नजारा देखकर फ्लैबरगास्टेड रह गए। फॉर गुड नो पर था, बुरी तरह खुद को बचाने की कोशिश में, क्योंकि इविल स्पिरिट्स उसी पर टूट पड़ी थी। उधर क्रिश्चियन एक स्पिरिट को चेयर बनाकर बैठा था और 2 और उसके सर्वेंट्स बने खड़े थे। सब दंग रह गए। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। फोर्ड ने बिना वार्निंग इविल स्पिरिट समन की थी, लेकिन टारगेट को फाड़ने की जगह उन्होंने एक जिस्टे पर अपने ही समनर पर हमला कर दिया। उसने कंट्रोल इतनी तेजी से लिया जैसे चीट कोड यूज किया हो। उसे लोएन की विल भी फील हुई जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। गुंगराले बालों वाला हरामी शर्म से फटने वाला लग रहा था। सीधे तौर पर क्लैन के डायरेक्ट हेयर के लिए ये बहुत अनबीकमिंग था। बेहतर होता सीधे चैलेंज करता ताकि ग्रीवेंस जल्दी खत्म होती। लेकिन लोएन ने शेमलेस तरीके से कहा कि अटैक से उसका कोई लेना देना नहीं। कोई बेवकूफ भी ये झूठ नहीं मानेगा जब उसका सरन जमीन पर पिट रहा है और अपने मास्टर की तरफ देख रहा है। इस ड्रामे से तंग आकर क्रिश्चियन निकल गया। सेक्रेट डार्क लाइट में ही इनसे निपटेगा, कल स्कायर को मैनर्स सिखाएगा। और इस तरह सेक्रेट डार्क लाइट का दिन आ गया।
कैंडिडेट्स इकट्ठा हो चुके हैं, सब एंजाइटी में हैं, सब सिवाय क्रिस के। वो ऐसे दिख रहा है जैसे जबरदस्ती लाया गया हो और उसकी नींद खराब कर दी हो। कैंडिडेट्स में एलोइस थेरामिन भी था, उसे पहले ही वार्न किया गया था, लेकिन वो जिद्दी है। दोष भी क्या दे, सीक्रेट डार्क लाइट अटेंड करना ऑनर की बात है। आखिरी कैंडिडेट आया, वही गुंगराले बालों वाला लोएन, और फाउंड करने की कोशिश में। क्रिश्चियन तो बस मौके की तलाश में है उसे जगह दिखाने की। जब सब इकट्ठा हो गए, सेबेस्टियन नाम का छोटा कद वाला वाइस बटलर सामने आया। आज वो उन्हें सेक्रेट ग्राउंड तक गाइड करेगा। उसने अपनी स्टाफ का बट जमीन पर थूका और स्पेस कंबल हो गया। एक एंडलेस स्टेयरकेस नीचे डार्क वार्ड में उतरती दिखी। किसी ने नहीं सोचा था टेस्टिंग अंडरग्राउंड होगी। असल में ये एक इल्यूजनरी आर्ट थी जो इमेजिनरी स्पेस मटेरियलाइज करती है। ये सिर्फ क्रिश्चियन ने नोटिस किया। सेबेस्टियन ऐसे नीचे उतरा जैसे कैजुअल वॉक हो। बाकी पार्टिसिपेंट्स तुरंत पीछे चले, डर की कहीं पीछे ना रह जाएं। बाकी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन ज्यादातर की स्टेमिना लिमिट पर थी। ऊपर से सेबेस्टियन ऐसे लग रहा था जैसे अनंत तक जा सकता हो। उसने स्टेक्स बढ़ाते हुए कहा, जो पीछे रहेंगे ग्राउंड उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी घबराए हुए लोग सोच भी नहीं पाए कि क्या हुआ, क्योंकि सेबेस्टियन ने स्पीड और बढ़ा दी। अब वो जॉग नहीं, फुल स्प्रिंट था। कुछ ही पलों में और लोग छूटते गए। लोएन पीछे देखकर हंसान वर्ती बेस्ट्स, और तभी वो चौका। क्रिश्चियन उसके पीछे था। लॉगन, ये मॉन्स्टर पसीना तक नहीं बहा रहा, जो कि बाकी विल पावर पर चल रहे हैं। होम स्टेज पर पहुंचकर क्रिस ने लोएन को चुराया। ऑल बार्क नो बाइट डॉग हाफता हुआ। डायरेक्ट हेयर होकर भी वो ये परफॉर्मेंस दे रहा है। इतने रिसोर्सेज मिले बचपन से। क्रिश्चियन के हिसाब से ये सब फुज हैं जो ब्रेन यूज किए बिना बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं। इल्यूजनरी स्पेस में ईमानदारी से भागना सबसे बेवकूफी भरा काम। सेबेस्टियन ने नोटिस किया, सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ने प्रोसेस समझा। लगता है हायर अप्स पहले ही खजार फैमिली के यंग मास्टर की खबर दे चुके हैं। आखिर 4 लोग बचे, 3 हाफ रहे थे। क्रिस विलन की तरह चिल। एलोइस समझ नहीं पा रहा वो कैसे अनस्केर्ड है। लाइट एक औरत के रूप में बदली, जिसे कुछ लोग तुरंत मम्मी कहते हैं। और यू है सेक्रेट ग्राउंड की मैनेजर। आज यंग मास्टर्स और मिस्ट्रेसेस ग्रेट प्योर डार्कनेस पाने की कोशिश करेंगे, जैसे थर्ड रैंक डेमन किंग डार्क डिस्ट्रॉय ने किया था। उसने हाथ उठाकर जमीन पर लाइट की घुमावदार लाइनें खींची। डार्कनेस 4 हिस्सों के लिए काफी नहीं है, तो वर्थिनेस डेमन बीस्ट से टेस्ट होगी। हर कोई अलग रैंडम पाथ लेगा, जो पहले पहुंचेगा प्राइज उसका। क्लैश हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फुल ऑन ब्रॉल डिस्ग्रेस्ड है। जितना समय वे बर्बाद करेंगे उतना फायदा दूसरों को। फाइनल एडवाइस, अपनी सेफ्टी पर फोकस करो। 5 की गिनती पर रेस शुरू। सेबेस्टियन ने व्यू से ब्लड जूस पर बेट लगाने को कहा, वो जा चुकी थी। वाइस बटलर इंसिस्ट। एक पाथवे में लोएन वैन बैरन को पहला बीस्ट हॉर्ड मिला। फ्लेम स्पिटिंग 4 आइड वॉल्स। उन्होंने हुआल किया और जापते। लोएन ने हाथ पर डार्क एनर्जी खुद की, और कुछ ही सेकंड में मूव्स की चेन। हर वुल्फ के फिटर स्पॉट पर वार एक हिट में खत्म। उसने सही अंदाजा लगाया कि ये पिल्ले बस लो रैंकिंग टू स्टार मैजिक क्रीचर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा अपर टू स्टार फियन जैसे लोएन के सामने तो ये प्रैक्टिकली कैनन फॉडर है। फिलहाल वो ज्यादा इंटरेस्टेड है ये सोचने में कि क्रिश्चियन अपने चुने हुए पाथ पर कैसे पसीना बहा रहा होगा। रूल्स के मुताबिक हर पाथ की दूरी और ट्रायल्स बराबर रखे गए हैं फेयरनेस के लिए। लेकिन उस घुंघराले सिर वाले फ्रीक ने एक मेज को रिश्वत दी थी ताकि क्रिश्चियन के पाथ में और भी खतरनाक डेमन बीस्ट्स भरे जाएं। 1000 का वो हरामी जरूर कुछ जानलेवा दुश्मनों से टकराएगा, और उसकी ट्रेजिक मौत एक एक्सीडेंट लगेगी, क्योंकि सेक्रेट डार्क राइड के दौरान होने वाली हर मौत को अनअवॉइडेबल कैजुअलिटी माना जाता है। लोएन का प्लान आयरन निकलाइड होना चाहिए था।